एक मेरा चैप्टर होना चाहिए प्योरली इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फोर्स के ऊपर, फिर एक चैप्टर होना चाहिए मैग्नेटिज्म के ऊपर, फिर एक न्यूक्लियरिज्म के ऊपर होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारा सिलेबस ये कहता है, हमारा सिलेबस वाला ना दो फील्ड्स को इकट्ठा भी करेगा। कौन सी दो फील्ड्स इकट्ठी हो सकती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सूरत में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इकट्ठा करेंगे। लेकिन हाँ, जब आप ए लेवल कर जाएंगे और आपने आगे ए लेवल के बाद भी अगर आपने बीएससी फिजिक्स पढ़ी या फिजिक्स के अंदर कोई फर्दर एडवांस डिग्री करने की कोशिश की, तो वहाँ ये रिसर्च की जाती है कि कौन कौन सी फील्ड्स कब कब आपस में इकट्ठी की जा सकती हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तो बहुत कॉमन फिनोमेना है, वो तो काफ़ी 100-200 सालों से साइंसदानों ने डिस्कवर किया कि हाँ जी वो इकट्ठी हो जाती हैं, बल्कि इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं। जहाँ बिजली होती है वहाँ मकनातीसियत भी होती है, तो जहाँ मकनातीसियत होती है वहाँ उससे उन्होंने बिजली निकालना भी सीख ली है। लेकिन बाकी जो फील्ड्स हैं, क्या ग्रेविटेशन का न्यूक्लियरिज्म के साथ ताल्लुक है कि नहीं, क्या इलेक्ट्रिसिटी का न्यूक्लियरिज्म के साथ ताल्लुक है कि नहीं, मतलब वो देयर आर दोज फील्ड्स जिनमें भी रिसर्च हो रही है या रिसर्च होना बाकी है, या कुछ फील्ड्स को उन्होंने आपस में इंटरलिंक या इंटरकनेक्ट आपस में कर लिया और कुछ अभी तक साइंसदानों ने फील्ड्स को आपस में रिलेट नहीं कर पाए हैं। बहरहाल मैं अगली वाली बात पे पता नहीं क्यों जा रहा हूँ, मुझे बुनियादी बात पे रहना है। बुनियादी बात सीधी सीधी भाई, सेक्शन नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कौन है चैप्टर नंबर 1? इट इज दैट ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स, या सिंपल आई बिलीव द आइडिया ऑफ ग्रेविटी और द आइडिया ऑफ ग्रेविटेशन। तो लो जी, चैप्टर नंबर क्या है आई डोंट नो, शुरू से अगर चला रहे हो तो पहला सर्कल पढ़ा है, फिर ऑसिलेशन पढ़ा है, उस हिसाब से दिस बिकम्स चैप्टर नंबर 3 या इस सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 बनता है। आई विल कॉल इट चैप्टर नंबर 2.1 अगर आप सेक्शन के हिसाब से देखते हैं तो। जो भी आप कर लें यार, चैप्टर नंबरिंग जो मर्जी करनी है। आप इस सेक्शन का पहला करेंगे तो 2.1, अदरवाइज गिनेंगे तो थर्ड चैप्टर है हमारा। क्या नाम है जनाब साहब? इट इज द आइडिया ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, हेलो जी, द आइडिया ऑफ ग्रेविटेशन। लो जी, इंट्रोडक्शन टू दिस सेक्शन। मैंने लास्ट आपको किसी लेक्चर में इस सेक्शन का इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैं उसके ऊपर आज दोबारा बात नहीं करना चाह रहा। मैं सीधा सीधा कहाँ जा रहा हूँ जी? अपने नए चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ। मैंने चैप्टर का नाम क्या रख दिया है? द आइडिया ऑफ ग्रेविटेशन। एंड आई बिलीव मैं सबसे पहली लाइन यहाँ जो लिखवाना चाहता हूँ वो क्या है? ये जो आइडिया ऑफ ग्रेविटी है, इट वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय द न्यूटन। न्यूटन साहब ने इस आइडिया को प्रेजेंट किया, और किस जुमले में प्रेजेंट किया, मैं उनके जुमले से इस चैप्टर का आगाज करूंगा। तो आई वुड लाइक कि आप क्या लिखिए जी? पहली लाइन लिखिए, द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वॉज प्रेजेंटेड बाय न्यूटन। The idea of gravity was first presented by Newton. The idea of gravity was first presented by Newton in the following words. In the following words. वो क्या वर्ड्स हैं? प्लीज गौर से सुनिए। इमरान जरा साथ वाली क्लास से बच्चों को ऊपर भिजवा दें। क्या कहते हैं? He goes like, there is a force of gravity. प्लीज लिखिए the following words में लिखिए, there is a force of gravity, there is a force of attraction, don't call it gravity, call it attraction. There is a force of attraction between any two objects. There is a force of attraction between any two objects that are placed close to each other. There is a force of attraction between any two objects that are placed close to each other. मैं इनके इस जुमले में से देखता हूं मैंने क्या क्या बात निकालनी है। क्या लिखा है जी मैंने? There is a force of attraction. Please underline the word force of attraction. उनका जुमला है, there is a force of attraction between what? Between any two objects that are placed close to each other. Okay, अब इस जुमले में से
मैं क्या बताऊंगा कि वो क्या क्या बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले एक लफ्ज अंडरलाइन करें जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर जो है जी लफ्ज अंडरलाइन करें ऑब्जेक्ट्स। फिर अंडरलाइन करें प्लेस क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। लो जी, जो मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला है, बेसिकली दिस इज दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस नेचर की है? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। इनका क्लोज टू ईच अदर होना बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड की कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। कॉल इट ग्रेविटेशनल फोर्स। इधर जाकर आई वुड लाइक टू राइट ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड यहां जो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, उन ऑब्जेक्ट्स का क्या जरूरी है? आई बिलीव उन ऑब्जेक्ट्स का मटेरियल होना, उन ऑब्जेक्ट्स का मैटर होना, उन ऑब्जेक्ट्स का मास होना बड़ा ही जरूरी है। तो यहां पे जाके लिखिए वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैटर हैं। हेलो जी। सो 3 लफ्ज मैंने आपके सामने डेवलप कर दिए हैं। कौन कौन से? देयर इज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड, और फिर दरमियान में क्या? दरमियान में मैंने उसको मैटर बोल दिया है। ओके, अब मुझे एक बात बताएं। सबसे पहले मैं मैटर को समझाना चाहूंगा। क्या होता है यार ये मैटर? होता क्या? सर जी, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास। बाकी बातें मैं भी नहीं करना चाहता। मैं उसके स्पेस का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं उसके चार्ज का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं उसके मैग्नेटिज्म का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं उसके न्यूक्लियरिज्म का जिक्र। तो इस चैप्टर में मैं उस ऑब्जेक्ट को जिसको मैटर कह रहा हूं, मैं मैटर के सिर्फ और सिर्फ मास का जिक्र करूंगा। और उस मास की वजह से क्या कुछ आपने पढ़ा हुआ है, देखते हैं कि मास की लेना देना कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो सबसे पहले मैं मैटर से स्टार्ट कर रहा हूं जनाब साहब। मैटर के साथ क्या लिखूं? नहीं, इसका कॉलम बहुत नैरो होगा, मैं बहुत कम बातें लिखूंगा। मैंने ज्यादा बातें इधर लिखनी है या कुछ बातें उधर लिखनी है। देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा जाता है। देखें जनाब साहब, यहां क्या? इट इज एनीथिंग दैट हैज मास। ओके, अब यहां से इस मास को अंडरलाइन करते हैं। आई होप यू नो मास का सिंबल क्या है। इस सिंबल इज स्मॉल m। किसको मसला इस बात से? आपकी इतला के लिए अर्ज है, इस सिंबल इज स्मॉल m इफ द मास इज वेरी स्मॉल, एंड इस सिंबल वुड बी कैपिटल M इफ द मास इज वेरी कैपिटल। तो मास इज बिगर मास, तो उसके लिए कैपिटल M। इफ मास इज स्मॉलर मास, तो उसके लिए स्मॉलर m। तो इस मास इज m इफ क्या? इफ द मास इज स्मॉल। ओके, and its symbol would be capital M if what? If the mass is big. mass small से smaller लिखिए, mass is big की जगह bigger लिखिए। लो जी, तो आज से पहले तक ओ लेवल में जब बच्चे कैपिटल M को सिंबल के तौर पर लिखते थे तो हम उनको मना करते थे कि नहीं भाई, क्या करो, स्मॉल m लिखा करो मैथ्स के सिंबल के लिए। चूंकि उनके सिलेबस में कभी भी किस किस मैथ्स का जिक्र होता होगा? 1 kg वाले मैथ्स का, 2 kg वाले मैथ्स का, 10 kg वाले मैथ्स का, 100 kg वाले मैथ्स का, 1000 kg वाले मैथ्स का जिक्र होता होगा। ठीक है, वहां कोई अरबों खरबों kg वाले मैथ्स का जिक्र कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, वहां बहुत प्लैनेट्स जितने मैथ्स का जिक्र ओ लेवल में कभी नहीं हुआ, या स्टार्स जितने मैथ्स का जिक्र ओ लेवल में कभी भी नहीं हुआ। तो अभी हमने क्या करना है? हमने इतने इतने बड़े मैसेज का जिक्र करना है। और मैं उसके लिए आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि अगर मैं कहूँ 2 मैसेज इन्वॉल्व हुए, एक तरफ मेरा मैस हुआ, एक तरफ जमीन का मैस हुआ, तो क्या होगा? मेरे मैस को स्मॉल m कह दिया जाएगा और जमीन के मैस को कैपिटल M का सिंबल दे दिया जाएगा। उसी जमीन का सवाल सूरज के साथ अगर आ गया तो क्या होगा? जमीन वाले को स्मॉल m कह देंगे, तो सूरज वाले को क्या कह देंगे? उसको कैपिटल M कह देंगे। उसी सूरज का सवाल पूरी गैलेक्सी के साथ आ गया
तो उस सूरज के मास को स्मॉल m कह देंगे, पूरी गैलेक्सी के मास को कैपिटल M कह देंगे। तो अब ये तो रिलेटिव फिनोमेना होगा, स्मॉलर मैसेज के लिए स्मॉल m और बिगर मैसेज के लिए हम कैपिटल M का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल जहां तक इसकी बाकी ताल्लुक है, इसकी यूनिट्स का ताल्लुक है, तो आई होप यू नो इट्स यूनिट इज क्या, इस यूनिट इज kg, इट्स SI यूनिट इज kg। आप कहेंगे सर ये तो आप क्या कर रहे हैं, ये तो मैं आप ओ लेवल पढ़ा रहा हूँ या प्री ओ लेवल पढ़ा रहा हूँ। ओ लेवल में मैथ्स के तो और क्या क्या पढ़ते हैं, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स अ बेस क्वांटिटी, इट रिप्रेजेंट्स द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, it represents the amount of matter packed in the object, it represents the क्या बोलते हैं particles in the object। तो इसका ताल्लुक particles के साथ होगा या matter के साथ होगा या inertia के साथ होगा। वो जब हमने जहां जिस किस्म का मैथ्स का इस्तेमाल किया है, हमने उतनी वहां पर बात की हुई है। बहरहाल मैं इस वक्त इसके बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। मैथ्स के बारे में आपको सब कुछ पता है, ओ लेवल से AS में आकर, AS से A2 में आकर मैथ्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने, मैं उन सबको तो नहीं रिवाइज कर सकता। मैं अपने टॉपिक पे जाना चाहूंगा भाई साहब। मेरा टॉपिक क्या है, इट इज ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स। आई थिंक ये मेरा चैप्टर है भाई, इधर से जाना चाहता हूं मैं। और इसको भी समझाने के लिए आई थिंक मुझे क्या करना चाहिए, मैंने पहले न्यूटन साहब का जिक्र किया है, तो न्यूटन साहब की स्टेटमेंट ऐसी नहीं है, मैंने तो वैसे ही जनरली कह दिया ऐसी है कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। वो कहता है इतनी आसान बात मैंने कब की है, मैं साइंसदान हूँ यार, मैं सीधे सीधे जुमले नहीं लिखता, मैं तो बड़े टेक्निकल किस्म के जुमले लिखता हूँ। तो उनका जो उन्होंने एक कहा है, उनको जो अगला जुमला लिखवाने लगा हूँ, दैट इज नॉट जस्ट द आइडिया। आपने पीछे क्या लिखा, द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज फर्स्ट प्रेजेंट बाय न्यूटन। अब उस आइडिया को पूरा लॉ का दर्जा दिया जाता है, which should be stated as the Newton's law of gravitation। तो I believe जो आपका क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स वाला कॉलम है, इस कॉलम में उस फोर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए I should represent the what Newton's law of gravitation। तो लॉ की स्टेटमेंट क्या होगी, उसमें से शायद फॉर्मूला जरूर निकलेगा। और एक बात याद रखिए, जिस भी किसी स्टेटमेंट को किसी भी सिलेबस में जब लॉ कह दिया जाए, क्या मतलब है इस बात का, सर जी वो फिर ऐसा है, वो जमीन पे भी अप्लाई होता है, तो फिर वो आसमान पे भी अप्लाई होता है, तो वो क्या कहते हैं चांद पे भी अप्लाई होता होगा, सूरज पे भी अप्लाई होता होगा। उसको कोई भी साइंसदान ने आज तक कभी किसी जगह पे गलत साबित शायद नहीं कर पाए होंगे। सब साइंसदान उस स्टेटमेंट को मानते होंगे, तो दैट स्टेटमेंट बिकम्स क्या, इट बिकम्स द लॉ। अदरवाइज इट रिमेन्स क्या, इट रिमेन्स अ थ्योरी और अ फैक्ट और समथिंग जो आपने देख लिया आंखों से बाहर। लेकिन लॉ इज समथिंग वेरी वेरी बिग जो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे आप बहुत छोटे मैसेज का जिक्र करें, चाहे आप बहुत बड़े जाइगेंटिक मैसेज का जिक्र करें, चाहे जिस किसी का भी जिक्र करें, न्यूटन साहब का लॉ जो है, पहले लॉ लिख तो लें भाई, कहता क्या है। इसको समझाने के लिए देयर इज दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ व्हाट। आपने वैसे न्यूटन्स लॉ पहले भी पढ़े हैं, वो क्या थे, वो थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, मैं भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने जो भी आपको पढ़ाना है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ, ये न्यूटन्स लॉज नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या, ग्रेविटेशन। लो जी, पिछले साल न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन थे, 3 थे, इसलिए लॉज ऑफ मोशन। अभी एक ही लॉ है भाई का, क्या लॉ है जी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन इट स्टेट्स दैट व्हाट, इट स्टेट्स व्हाट, it states that there is a force of gravity between two objects. There is a force of gravity between any two objects. There is what? A force of gravity there is a gravitational force of attraction. आप force of gravity बोल दें या ब्रैकेट में क्या लिख दें, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बात है कि इट इज नेवर रिपल्सिव। ये जो मैं भी आपको ग्रेविटी पढ़ा रहा हूं, जो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाऊंगा, इसका एक कमाल ये है, बाकी तमाम फोर्सेस में कहीं ना कहीं रिपल्सिव या रिपल्शन का फिनोमेना इन्वॉल्व है। ग्रेविटी में इट इज नेवर रिपल्सिव, इट्स ऑलवेज क्या, इट इज ऑलवेज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सो देयर इज अ, क्या लिखा आपने, इट सेज दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या ब्रैकेट में क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, आगे क्या लिखे, between any two objects, between any two objects
between any two objects placed close to each other, between any two objects placed close to each other, कॉमा लगाइए और उसके बाद लिखिए any two objects placed close to each other के बाद लिखिए that is directly proportional to the product of their masses, that is directly proportional to the product of, that is directly proportional to what? That is directly proportional to the product of their masses, जो कि दो चीजों का जिक्र हो रहा है तो their masses, and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the, क्या जनाब साहब, square of the distance between their centers. Square of the distance between their centers, square of the distance between their centers. लो जी, आई थिंक इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं सिंबल्स में जाके लिखूं और इक्वालिटी में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, लाजमी तौर पर मैं यहां से एक फॉर्मूला डेवलप कर जाऊंगा और उस फॉर्मूला में क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं होगी देखेंगे। क्या बात हो रही है, क्या लिखा है? There is a force of gravity between two objects which are placed close to each other. That is क्या? That is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their. इसको मसला इस बात से, मतलब क्या है इस बात का, देखते हैं जरा। मतलब मैं अंग्रेजी तो लिख दिया हमने, स्टेटमेंट लिख दी, इसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब निकालने के लिए आई थिंक यहाँ पर अभी हमारे पास जगह होगी बहुत सारी, तो मैं यहाँ पे ड्राइंग बना देता हूँ, यहाँ उसकी प्रोपोर्शनैलिटी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्या प्रोपोर्शनैलिटी और क्या ड्राइंग बनानी है, उसने कहा जी बिटवीन एनी टू मैसेज। अब मैं मैसेज को कैसे रिप्रेजेंट करूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं कहूँ जी एक मैस ये है और एक मैस ये है, एक थोड़ा सा छोटा एक थोड़ा सा बड़ा, और इतना ज्यादा फर्क इसमें नहीं डालता, तो मैं इस वाले के मैस को क्या देता हूं M1, इस वाले के मैस को क्या देता हूं जी M2। अभी इतना छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं चल रहा, बल्कि काम करते हैं। जब मैं कह चुका हूं कि छोटे वाले को स्मॉल m कहना है और बड़े वाले को कैपिटल M कहना है, तो फिर क्या करूं मैं, जो भी थोड़ा सा छोटा होगा उसको स्मॉल m, जो भी थोड़ा सा बड़ा होगा उसको कैपिटल M कह देता हूं। फिर उसको और थोड़ा छोटा करें, और उसको थोड़ा और बड़ा करें, कॉल इट स्मॉल m, कॉल इट कैपिटल M। ओके, इनके बीच का जो फासला है उसके फासले को मेंशन करें, इसके सेंटर से उसके सेंटर तक जो, उस फासले को क्या रिप्रेजेंट करूं, D फॉर डिस्टेंस। ठीक है जी, उसको D फॉर डिस्टेंस कह दें। ये मैंने एक डायग्राम बना दी जो आप बेशक उस मैसेज वाली तरफ जाके बना लें। और इधर आए जी, प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है, देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। F के साथ सबस्क्रिप्ट क्या लगाऊं, कैपिटल G का सबस्क्रिप्ट लगाएं जी, स्मॉल g नहीं लगाना। क्या नहीं करना भाई, स्मॉल g का सिंबल जब तक मैं कहूं ना 2-3 दिन तक स्मॉल g नहीं लगेगा, ये बात याद रखिए। स्मॉल g का सिंबल प्लीज मत लगाइएगा। देयर इज अ कैपिटल G हमारी ग्रेविटी का सिंबल है। जैसे ना वो C लगाते थे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, R लगाया था रिस्टोरिंग फोर्स के लिए, तो आज क्या लगाएंगे, G लगाना चाहूंगा मैं, कैपिटल G लगाना चाहूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो कहते हैं जी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्लेस्ड क्लोज, व्हिच इज क्या, टू द क्या, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। ओके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, मतलब इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने से क्या होता है, जितना ज्यादा मैस ज्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होगी। पहले वाला मैस ज्यादा है तब भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होगी, दूसरा वाला मैस ज्यादा है तब भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होगी। मतलब हमने कल कहा था सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ताल्लुक ही किसके साथ है, उसका ताल्लुक ही मैस के साथ है। मैस के साथ क्या ताल्लुक है सर, सीधा सीधा ताल्लुक है। ये सीधा सीधा ताल्लुक क्या होता है, यस सर, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ताल्लुक है। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, एक चीज अगर ज्यादा होगी तो दूसरी चीज भी क्या हो जाएगी, एक कॉमन सेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात। हाँ, अब दूसरी बात मैंने क्या लिखी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी तो यही होती है,
1 ओवर क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर साइड। इसका मतलब क्या है सर जी, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है एक चीज ज्यादा हो जाए तो दूसरी चीज कम हो जाती है। तो बिल्कुल ठीक है जनाब साहब, दो मैसेज एक दूसरे से जितना करीब होंगे फोर्स उतनी ज्यादा होगी, एक दूसरे से जितना दूर जाएंगे उनके दिमाग में फोर्स उतनी कम होती जाएगी। क्या इस बात में किसी को परेशानी है? एनीवन? ओके। क्या करूं दोनों? सर जी कंबाइन करें। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, m इंटू एम, m ओवर डी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं जी। कैपिटल M मैंने पहले लिख दिया है, स्मॉल m मैंने बाद में लिख दिया है, m इंटू एम की जगह mm कर दिया है। ठीक है, मैं इसको m स्क्वायर नहीं कर सकता बिकॉज दोनों का मास सेम नहीं है। मैं एक का मास छोटा रख रहा हूं, एक का मास बड़ा रख रहा हूं। d का मैंने स्क्वायर कर दिया है। अच्छा, आप क्या करते होते हैं सर जी, वो प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर क्या करें, इक्वालिटी बना दें। अच्छा, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर इक्वालिटी बनाऊंगा तो प्लीज टेल मी क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा। और इस वक्त वो जो कांस्टेंट होगा, हर चैप्टर में अपना अपना कांस्टेंट होता है। पिछले सालों में ज्यादातर क्वेश्चन, एंड व्हाई डू दे कॉल इट यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, कहता है यूनिवर्स में जितने मैसेज हैं हर मैस के ऊपर ये फॉर्मूला, हर मैस के ऊपर ये कांस्टेंट अप्लाई होता है। ठीक है, अदरवाइज इसको सिंपल वर्ड्स में तो मैं ये कहूंगा, दिस इज इट्स द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज द कांस्टेंट ऑफ proportionality in what, in the Newton's is the constant of proportionality in the Newton's law of gravitation. I dot E लगा के लिखें, I dot E के बाद कॉल इट क्या, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ universal constant of gravitation या universal gravitational constant gravitation, and it's very very much different than small g, it's very much different than small g। प्लीज याद रखिएगा, आपने जो ओ लेवल में स्मॉल जी पढ़ा है वो कुछ और बला है। मैंने अभी तक वो कहानी स्टार्ट नहीं, वो अर्थ के साथ नहीं हुआ ही कुछ, उसका मतलब ही कुछ और है। वो कांस्टेंट नहीं है, वो तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, वो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। हाँ, जिसकी वैल्यू शायद आपने नियर द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट कांस्टेंट तस्वुर की होगी, मैं वो टॉपिक तक जाऊंगा, लेकिन उसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है। आप स्मॉल जी को और कैपिटल जी को मिक्स नहीं करेंगे। हाँ, ये नहीं हो सकता कि वो स्मॉल एम और कैपिटल एम वाला मसला नहीं है। स्मॉल एम कैपिटल एम में तो एक छोटा मैस एक बड़ा मैस है, लेकिन स्मॉल जी कैपिटल जी का मतलब ये नहीं है कि छोटा कांस्टेंट बड़ा कांस्टेंट, वो कुछ, वो चीज ही कुछ और है। मैं भी कुछ और चीज पढ़ा रहा हूं, जो आप सोच रहे हैं वो तीसरे कॉलम में है। तीसरे कॉलम का क्या हेडिंग लिखी हुई, तो उधर से क्या निकलेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या स्ट्रेंथ, किसकी फील्ड की स्ट्रेंथ, वो तब मैं बात करूंगा। ठीक है, अभी मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। अभी मैंने क्या क्या दिया, मैंने कहा यार ये मैं पहले और दूसरे कॉलम में चल रहा हूं, इसकी वैल्यू मुझे बताएंगे, इट्स वैल्यू इज क्या, नहीं मैं बताता हूं, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, फिक्स है, इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 पावर क्या है जी, -11, 10 पावर -11, 6.67 इंटू 10 पावर -11। वैसे जरा मुझे यूनिट्स बता देंगे, ये जी को अगर सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या बनता है, ये तो जाता है न्यूटन, डी स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर ओवर 2 दफा मास पर स्क्वायर्ड केजी। ठीक है जी, आई थिंक इट वुड बी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 पर स्क्वायर्ड केजी, न्यूटन स्क्वायर्ड मीटर पर स्क्वायर्ड केजी, न्यूटन। और अगर आप कहते हैं नहीं सर वो बेस यूनिट्स बनाएं, बेस कैसे बनेंगे, ये हो जाएगा kgms-2, kgms-2 के साथ एक और दफा मीटर स्क्वायर लगाएं, फिर 2 दफा केजी से डिवाइड कराएं। खैर मैं उधर ही कर लेता हूं, इधर ही कर लेते हैं, kgms-2 m2 kg-2 क्या हुआ, kg क्या, पहले पॉजिटिव वाला बताएं, पॉजिटिव कौन है, m का क्या हो गया, m का क्यूब हो गया, s क्या है जी, s-2 हो गया, kg क्या है
+1 -2 -1, आई थिंक इट्स समथिंग लाइक दिस। आप इस बात को बेशक ब्रैकेट में लिख दीजिए, इस बात को बेशक एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे जी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने आपके सामने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट किया है। उसकी स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं कि देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स एंड दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज, यू नो व्हाट, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between their centers. So according to this formula, एक बात याद रखिए, वैसे न्यूटन साहब की स्टेटमेंट क्या है? There is a force of gravity या force of attraction between any two objects. अब between any two objects का मतलब क्या है? अभी तक मैंने planets का जिक्र या अभी तक मैंने किसी स्टार का जिक्र या किसी कॉस्मोस में से किसी भी कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया। वो तो कह रहा है एनी टू ऑब्जेक्ट्स। एनी टू ऑब्जेक्ट्स मतलब मैं एज ऑब्जेक्ट नंबर 1, कैनी साहब एज ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। तो व्हाट इज योर मास ब्रदर? 87 kg एंड माय मास इज 83 और 84 kg, ठीक है। खैर बहरहाल लेट्स टेक इट 3 kg, ठीक है। आप 87 हो जाए, मैं 83 हो जाता हूँ, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन अवर सेंटर्स आई बिलीव इट्स ऑलमोस्ट 1 मीटर, ठीक है। एक काम तो करें, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है जी। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहले वाले कॉलम में एक सवाल लिखे जी। अच्छा, अब एक सवाल मैं यहां लिखूंगा, एक सवाल मैंने यहां लिखना है। प्लीज कैरी करेंगे इसको जरा, इधर लिखे जी। कैलकुलेट क्या? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ, पहले वाले में लिखे जी। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two objects, that is Sir Zahir of mass 83 kg Sir Zahir of mass 83 kg and Kenny साहब of mass कितना जी? 87 kg, that are 1 meter apart. That are 1 meter apart. If I'm an object of some mass, he's an object of some mass. So according to Newton साहब, there must be a force between us, ठीक है। And let's calculate what is that force. हमने दोनों के masses देख लिए, हमने दोनों के बीच का फासला पता है हमें। क्या करें जी? Put the values करें into the formula. Let's see क्या आंसर आता है। कैपिटल G की वैल्यू इज फिक्स्ड, यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.67 into 10 power -11। भाई का मैथ्स बड़ा है, तुमको पहले मेंशन कर लें। 87 kg, फिर 83 kg ओवर क्या 1 का स्क्वायर। प्लीज टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर? व्हाट इज द फाइनल आंसर? 4.82 into 10 to the power -7। मुझे 0.00 करके बताएं। करें 6 दफा 0 लगवा दें। 0 पॉइंट कितने दफा 0 है? 6 दफा। तकरीबन नहीं, एग्जैक्ट बताएं। 6 दफा 0 0 0 0 0 0 0 आगे 4 जी भाई प्लीज 481। तो उसको 0.00000005 अंदाजन मैं इतना कर रहा हूं, इतने न्यूटन। एलो जी यानी साहब मैं और आप एक दूसरे को 0.00000005 न्यूटन से खींच रहे हैं। इसीलिए तो वो खिंचा मेरी तरफ नहीं आ रहा और मैं खिंचा उसकी तरफ नहीं जा रहा, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन अस इज सो स्मॉल, इट इज सो स्मॉल, इट इज अननोटिसेबल। ना वो महसूस करते हैं ना मैं महसूस करता हूं कि वो मुझे खींच रहे हैं और मैं उन्हें खींच रहा हूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना वो मुझे खींच हम रहे हैं, खींच हम एक दूसरे को रहे हैं, लेकिन वो जो फोर्स है हमारे दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ एक इमोशनल फोर्स जो है उसको मेजर करने का फार्मूला ये नहीं है। क्या पता वो डिफरेंट हो सकती है, उसके फार्मूले आप साइकोलॉजी में जाके पढ़ेंगे हैं जी। किसी ने सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी पढ़ी हो तो वहां पे शायद इमोशनल फोर्स का कोई पता नहीं कोई लॉ होगा, उसका भी कोई फार्मूला होगा, ठीक है। अभी आपको हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और ग्रेविटी पढ़ा रहे हैं, तो भाईजान मुझ में और आप में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 0.0000
0.0005 न्यूटन है। दिस इज सो स्मॉल ऑफ अ फोर्स दैट नहीं महसूस होती। ठीक है, इसके महसूस होने के लिए क्या जरूरी है? किसी एक आधे का सोमो रेसलर होना, ठीक है, और दूसरे का च्यूंटी जितना होना, बल्कि तब भी महसूस नहीं होगी। तब भी अगर हम कहें जी च्यूंटी का मैच ले लो और सोमो रेसलर का कुछ 400 kg मैच ले लो, ठीक है, तब भी आप इस पे जब मुसीबत पता है क्या है? नो नो नो, अभी अर्थ को नहीं लेकर आए। अभी ये कैपिटल जी का मसला, कैपिटल जी के कांस्टेंट को देखें जरा, इसकी वैल्यू को देखें। इस वैल्यू इज 10⁻⁻11। दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल कांस्टेंट। जब तक दोनों में से किसी एक आधे मैस का शहीर, इज इट यू हैं, वो बदल गए, पढ़ा रहा हूं जी, हैं फोर्स ऑफ, यस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन सर जहीर हसन एंड स्टूडेंट उमर फारूक यानी कितनी है भाईजान? 0.000005 न्यूटन। ये फोर्स इतनी स्मॉल है कि ना वो खिसकते मेरी तरफ हो रहे हैं, ना मैं खिसकता उनकी तरफ हो रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों में से किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा जाइगेंटिक मास रखता हो, मतलब कितना मास रखता हो? आई बिलीव द मास इफ इट इज 10 पावर माइनस, मतलब किसी तरह इसको प्लस कर जाए, 10 पावर प्लस 11 जितना, कितना जी? 10 पावर प्लस 11 जितना अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा। अब ये किसी इंसान का या किसी बंदे का तो नहीं हो सकता, हाँ पहाड़ का भी नहीं हो सकता, सर बाबर का भी पुत्र जी 150 किलो मास है। ठीक है, खैर सुने नहीं जनाब, नहीं इतना नहीं उनका, सुने जरा, मैथ्स के लिए 10 पावर 11 kg का शायद आपको अंदाजा नहीं है भाई। 10 पावर 3 kg होगा 1000 kg, 10 पावर 6 kg होगा मिलियन kg, 10 पावर 9 होगा बिलियन kg, तो बिलियन से भी ज्यादा 10 पावर 12 होता है कहीं ट्रिलियन kg। तो आई थिंक द मास शुड बी अराउंड ट्रिलियन kg। अब ये ट्रिलियन kg का जो मास है ना, पहाड़ का भी नहीं होगा। पाकिस्तान में या दुनिया में जो सबसे बड़ा पहाड़ होगा उसका मास भी ट्रिलियन kg नहीं होगा। अर्थ का मैं बता देता हूं, इट इज 10 पावर 24। अर्थ का बहुत ज्यादा है टोटल। जी प्लीज। अब ये तो मैं न्यूटन साहब से अगर वो जिंदा होता तो जाके पूछ लेता कि आपने इस जी की वैल्यू कैसे निकाली है। हाँ, देयर आर सम साइंटिफिक मेथड्स, ऑफ कोर्स देयर वुड बी सम मेथड, ठीक है, दैट इज नॉट, इस वक्त मेरा स्कोप ऑफ टॉपिक नहीं है कि मैं उस टॉपिक पे जाऊं कि कैपिटल जी का कांस्टेंट निकला कैसे है। हाँ, मुझे इस वक्त इतनी बात जरूर करनी है, जो भी ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इतनी स्मॉल है, अब निकली कैसे सवाल अच्छा है, लेकिन सवाल का पैटर्न प्योरली एफएससी वाला है। एफएससी में और ए लेवल में फर्क ये है, वहाँ क्या कहते हैं, साइंसदान को ख्वाब कैसे आई थी, साइंसदान ने मशीन कैसे बनाई थी, उस मशीन में उसने कौन कौन सी क्या कहते हैं मिसाले डाले थे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले थे, तो जवाब क्या निकला था। तो हमारा टॉपिक है यार, एक कॉन्सेप्ट समझो, आगे अप्लाई करो। तो मैं बजाय इसके कि जी कहाँ से निकला है, कैसे निकला है, एक कांस्टेंट है, साइंसदान ने कुछ ना कुछ किया होगा। ठीक है, हम ज़्यादातर कांस्टेंट 1 रखते थे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में कांस्टेंट हमने हाफ रखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे मुख्तलिफ फार्मूला में हमने कोई ना कोई कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन अभी हम आगे जितने भी फार्मूले पढ़ेंगे वहां पर हमारे पास बहुत सारे कांस्टेंट्स डेवलप होते जाएंगे। वैसे तो हमें उनकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे एक फॉर्मूला था यार, वो R = ρ/L/A, उसमें भी रो क्या चीज है, कोई कांस्टेंट है ना, लेकिन वो हर मटेरियल का अपना अपना है, मतलब वो उसको तो हम याद ही नहीं करते। सर अब क्या कॉपर का कुछ और रो होगा, आयरन का कुछ और रो होगा, सिल्वर का कुछ और रो होगा, हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होगी। तो कभी याद की नहीं की ना। ठीक है, एक होता था वो थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला mc∆T, वो C वो भी एक कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पानी की कुछ और होती है, शायद पानी की याद है हमें, कितनी होती है 4.2 समथिंग, बाकियों की हमने किसी की याद, पानी की भी क्यों याद होगी सर, वो पूरे सिलेबस में हमेशा पानी की आता है, हालांकि हर मटेरियल की एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, लेकिन अब वो C की वैल्यू उन्होंने कैसे निकाली, ऑफ कोर्स कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। अगर इसका एक्सपेरिमेंट मेरे सिलेबस में होता तो मैं जरूर आपको सवाल का जवाब देता, लेकिन हाँ अभी हमने करना क्या है, क्योंकि ये कांस्टेंट यूनिवर्सल है। क्या जी है ये, चाहे मेरे और कैनी साहब के दरमियान की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मेरे और जमीन के दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जमीन और चांद के दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जमीन और सूरज के दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, सूरज और उसका जो नियरेस्ट स्टार है उसके दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है,
किसी एक गैलेक्सी की किसी दूसरी गैलेक्सी के साथ कोई दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, या दुनिया में किसी भी, इवन एक न्यूक्लियस के अंदर जो दो प्रोटॉन्स हैं उनके दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, होती है ना, होगी, मतलब मैस तो है ना उसका, हर प्रोटॉन का एक मैस होता है। हाँ, हमने कभी उनके दरमियान का क्या नहीं पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स हम कभी भी क्यों नहीं पढ़ते सर? उनका, हमारा तो फिर 85 83 चल रहा था, उनका तो क्या सीन है, उनका तो मैस भी 10 पावर पता नहीं -27 kg है, तो मैं कहूं ये 10 पावर -11 kg, ये वाला मैस 10 पावर -27 kg, ये वाला मैस भी 10 पावर -27 kg, तो पता नहीं है माइनस माइनस में -100 पे ना चला जाऊं, बल्कि चलो -54 वो और -11 -65, तो आप शायद सोच भी नहीं सकते कि -65 कितनी छोटी चीज होती है, 10 पावर -65 कितनी छोटी चीज होती है। इसलिए वो कभी भी दो प्रोटॉन्स के दरमियान के ग्रेविटेशनल फोर्स का कभी भी जिक्र नहीं हुआ। हाँ, उनके दरमियान के या तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन का जिक्र हुआ होगा, या उनके दरमियान में आगे जाकर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र होगा। अब उनके लिए भी क्या कॉन्स्टेंट्स होंगे क्या नहीं होंगे, वो तो जब चैप्टर आएगा तब देख लिया जाएगा, ठीक है। इस वक्त इसलिए आई एम सॉरी, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा कि कैसे उन्होंने इस कांस्टेंट को निकाला है। मैं आपके सवाल को चेंज करूंगा कि वो क्या है, कि इस कांस्टेंट को हमें याद करना चाहिए कि नहीं। जी जनाब साहब, दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, हमें बस इसको याद करना चाहिए और हमें इसका मतलब समझना चाहिए। इसका मतलब क्या था, इस वैल्यू इज सो स्मॉल कि जब तक दोनों मैसेज में से कोई एक आधा मैस इतना बड़ा नहीं हो जाता कि उसकी वैल्यू 10 पावर 11 kg से बड़ी हो जाए, तब तक दूसरा मैस या वो दो मैसेज आपस में खिसक कर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे। आई थिंक मुझे एक नोट लिखवाना है इस पहले कॉलम में, जहां पे आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, वहां लिखिए, दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सो स्मॉल दैट इट इज अननोटिसेबल। This force of gravity is so small that it is unnoticeable. It is because the masses are very small. It's because the masses involved are very small. And the order of capital G, order of G मतलब वो जो G की जो 10 की पावर है वो भी क्या है, that is also very small. Is so small that it is unnoticeable. It is because the masses involved are very small and the order of G is also very small. अच्छा, किसी को मसला इस बात से? अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी को नोटिसेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं कैपिटल G को तो चेंज नहीं कर सकता, मैं ये कहूंगा कि वन ऑफ द मैसेज शुड बी क्या, इट शुड बी वेरी वेरी बिग, ठीक है। तो दूसरे वाले कॉलम में चले जाएं, इधर आ जाएं, इधर एक नया न्यूमेरिकल डेवलप होगा अभी। इधर एक सवाल लिखें, सवाल नहीं पहले एक नोट लिखें, फॉर द व्हाट, फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू बी नोटिसेबल, फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू बी नोटिसेबल, for the force of gravity to be noticeable, one of the objects should be very large. One of the objects, पहले बात मुकम्मल होने दें फिर मैं सवाल ले लेता हूं। One of the objects should be very large. मतलब यहां वाला कॉलम बहुत नीचे चला गया है, तो उसके सामने वाले कॉलम में चले जाएं, वहां जाके लिखिए, for what? For the force of gravity to be noticeable, one of the objects should be very large. I believe heavily massed should be very large. ब्रैकेट में लिखिए heavily massed. I dot E, a celestial object. A celestial object, ये जो आसमानी मखलूक है, मखलूक मतलब आसमानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चांद सितारे जमीन आसमान, इनको celestial object लिखें, in a sense a celestial object. ब्रैकेट में दीजिए, मून हो सकता है, प्लैनेट्स हो सकते हैं, स्टार्स हो सकते हैं, मून्स, प्लैनेट्स और स्टार्स। मून का मास इतना है कि उसके सरफेस पे जाकर आप ग्रेविटी अच्छी खासी महसूस करेंगे।
अर्थ का मास उस मून से बहुत बड़ा है, उसके सरफेस पर भी बड़ी ग्रेविटी होगी। मार्स का मास पता नहीं, जैसे जैसे किसी हमारे से कम है, किसका सबसे ज्यादा है? जुपिटर का मास इतना ज्यादा है कि वहां वो कहते हैं इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता है, वहां इंसान कीड़ों की तरह रेंगता है अगर इंसान वहां, वैसे तो मेरे ख्याल से गया नहीं है, लेकिन उसकी ग्रेविटी इतनी बड़ी है कि वो इंसान के को सीधा नहीं खड़े होने देती, उसके लिए पहले उसको बेंड करती है, बेंड करके उसको क्रॉल करने पर मजबूर कर देती है। खैर बहरहाल जो भी है, मैं इसकी मजीद गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, वन ऑफ द मास शुड बी वेरी वेरी लार्ज। मिसाल के तौर पर क्या, एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, अपने बैग में दीजिए मून, स्टार्स और प्लैनेट्स। अब यहाँ एक सवाल करिए, फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब नया सवाल है जी, फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। पहला सवाल क्या था? फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज सच द हीट ऑफ मास दिस मच। अच्छा, अभी ऐसे लिखे नहीं, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। एक मुझे ले लें, दैट इज सच द हीट ऑफ मास 83 kg, एंड दूसरी तरफ अब आप अर्थ लेंगे, एंड द प्लैनेट अर्थ ऑफ मास, and the planet Earth of mass 6.0 into 10 power 24 kg. 6.0 into 10 power 24 kg. That are separated by a distance of, जमीन के सेंटर से डिस्टेंस लूंगा अभी मैं अपने सेंटर तक, separated by a distance of 6.4 into 10 power 6 मीटर। 6.4 into 10 power 6 मीटर, वो मैं आपको बताऊंगा, जमीन का रेडियस है ये। मैं अगर जमीन को और खुद को ड्रॉ करूं तो जनाब साहब, दिस इज दैट प्लैनेट अर्थ। इफ आई एम समवेयर इधर, तो मेरे सेंटर से उसके सेंटर तक का पता है मास रेडियस कितना है? ये उसका, ये रेडियस है, इसका मास कितना है? कितना है? 6.0 into 10 power 24 kg है, और ये मेरा मास कितना है? 83 kg है। हेलो जी। सो चूंकि हमने कहा था डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स की बात की थी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक की बात हो रही होगी। अब जरा अगर आप इसको निकालेंगे तो आई बिलीव देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता। बताओ जी, यहां क्या वैल्यू आ रही है? मैं इसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करूंगा, 6.67 into 10 power -11 इंटू जमीन का मास इज 6.0 into 10 power 24 kg। यू कैन सी 10 power 24 kg, तो अब अच्छा खासा मास, अच्छा खासा मेरा जवाब आएगा। ठीक है, चूंकि 10 power -11 है, जमीन का मास 10 power 24 है। व्हाट इज माय मास? इट इज 83 kg। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आवर सेंटर्स? इट इज 6.0 into 10 power, सॉरी 6. अच्छा, जमीन के मास में 6.0 है, रेडियस में 6.4 है, इंटू 10 power 6 का क्या स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को प्लीज पुट करिए कैलकुलेटर के अंदर एंड टेल मी द आंसर। ओ लेवल का राउंडिंग लगा लूं, ओ लेवल की राउंडिंग के मुताबिक 830 न्यूटन आना चाहिए। पता मैंने ओ लेवल का कौन सा फॉर्मूला लगाया? mg। वो भी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो भी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है जी, उस हिसाब से कहीं जवाब आता है कितना? 800 नहीं, अभी तो जो पुत्र, अभी तो मैं इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कर रहा हूं, वो तो मैंने ओ लेवल का राउंडिंग मारा है। W = mg बहुत ऑर्डिनरी लेवल का फॉर्मूला है। वहां से 83 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 10 से, तो कितना आता है? 830। और एग्जैक्ट कर लें, 9.81 से करें, वहां कितना आएगा? 814। और अभी आपका आंसर कितना है? इधर आंसर कितना है? एग्जैक्ट बताएं मुझे। 810 इशारिया क्या, तो इसको 811 करें ना फिर। 811 न्यूटन, 811 न्यूटन आता है इस फार्मूले से। और अगर आप W = mg भी लगाएं तो वहां से भी 814 आता है। तो 811 और 814 को राउंड करें करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये भी 810 है, तो वो भी क्या है? वो भी 810 है। तो आई थिंक मैं इसको 810 पे राउंड करूंगा जी।
करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस अगर राउंड करें, पहले 811 कर लें, फिर आप इसको 810 कर लें। किसी को मसला इस बात से? अब ये जो 810 न्यूटन की फोर्स है तो ये चंगी पली सुथरी महसूस होती है। कैसे? ये मैं जब यहाँ से अगर कहूँ जी नहीं मैं तो ऊपर जाना चाहता हूँ, तो उसने क्या कहना है? उसने कहना है भाईजान ऊपर किधर जा रहे हो, इधर जरा वापस नीचे आओ, ठीक है? तो वो मैं ऊपर की तरफ नहीं जा पाता जस्ट बिकॉज क्या सीन है जी, जमीन जो है वो मुझे नीचे खींच रही है, ठीक है जी। जमीन किस फोर्स से नीचे खींच रही है? क्या जमीन खींच रही है? मैं भी तो खींच रहा हूँ, हैं जी। बेशक छोटा हो, न्यूटन का एक तीसरा लॉ भी है, फॉर एवरी नहीं एक्शन वैक्शन नहीं, इफ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बी देन द ऑब्जेक्ट क्या? तो मेरे अगर अंदर अल्लामा इकबाल की रूह जाग जाए ना, तो पता मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा जमीन की क्या मजाल है कि वो मुझे नीचे खींचे, ये मैं हूं जिसने जमीन को अपने पांव के नीचे रखा हुआ है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जमीन हाँ खींच रही है, बिल्कुल मुझे खींच रही होगी, मैं भी जमीन को हैं जी, जमीन को मैं भी खींच रहा हूं, ठीक है? दिस फोर्स ऐसा, सुने बच्चों, क्या फोर्स क्या था न्यूटन का लॉ? अभी क्या स्टेटमेंट पढ़ी आपने? देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेस। उसने कहा कि बड़े वाला छोटे वाले को खींचेगा, ये छोटे वाला बड़े वाला। हाँ, थर्ड लॉ पे चले जाए मोशन के, तो कहता है दोनों खींचेंगे। मतलब आप उसमें जिसका मैस बड़ा है, पता चले उसको ये जमीन बड़ी चीज है जी, ओ भाई मैं भी बड़ी चीज हूँ, ठीक है? हर इंसान बड़ी चीज है। अल्लामा इकबाल का फलसफा तो ये है कि जमीन, चांद, आसमान, सितारे, इनकी कोई हैसियत नहीं है इंसान के आगे, हैं जी। वो एक शेर मैंने किसी ज़माने में आपको सुनाया होगा, बड़े मज़े का शेर है, हैं? न तू ज़मी के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए, ठीक है? तो अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर बड़ा कमाल का है, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। ये पूरी यूनिवर्स तेरे लिए बनाई गई है, ठीक है? तू नहीं इसके लिए बनाया गया कि वो मज़े करेंगे, तू मज़े कर, इसको समझ या ये तेरे लिए सारा कुछ बनाया गया है। तो बहरहाल उस फलसफे के मुताबिक अगर इंसान की वैल्यू की बात की जाए, तो वैल्यू के चक्कर में मैंने क्या कह दिया कि ज़मीन की क्या मजाल है कि मुझे नीचे खींचेगी, मैंने ज़मीन को अपने पाँव के साथ लगाए रखा है। खैर बहरहाल जो भी है, ये ना वो एक बात याद रखिएगा बच्चों, एक ना वो अक्सर कहते हैं बाल बराबर फर्क होता है फख्र में और तकब्बुर में, ठीक है? तो जो बाल बराबर फर्क है ना, कि एक लफ्ज़ अगर उधर हो जाए तो फख्र जो है वो तकब्बुर में शिफ्ट हो जाता है। याद रखिएगा, मैं बड़ा आजिज़ आदमी हूँ, ठीक है? मैंने ऐसी कोई, मेरे लफ्ज़ों को अल्लाह माफ़ करे अगर मेरे मुंह से कोई ऐसा वर्ड निकला है, वो एक फ़लसफ़ा है इंसान को लेकर, वो खुद को लेकर। मैंने इस वक्त मैं का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो मैं नहीं हूँ, वो जो मैं एक इंसान हूँ, वो इंसान की बात की गई है, वो सब इंसानों की बात की गई है, ठीक है? हाँ, फिर उसके अलावा अभी तो मैंने ज़मीन के साथ अपना कंपैरिजन किया है, ठीक है? लेकिन जब इंसानों का आपस में कंपैरिजन होगा तो मैं बहुत अदना इंसान हूँ, उन इंसानों में से मेरी किसी के साथ शायद मैं बहुत लो इंसान होगा, बहुत मकाम नीचे होगा। जिनके अखलाक बड़े होंगे उनका मकाम ऊंचा होगा, चूँकि हमारे रसूल कह कर गए कि तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका क्या होगा, जिसमें तकवा सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें परहेज़गारी सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें अखलाक सबसे अच्छा होगा।